बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और मैं देख रही हूं कि झगड़े लड़ाइयां भी सड़क पर आपको नज़र आ रहा है कि लोगों में अदम बर्दाश्त मेरे ख्याल से कुछ गर्मी की वजह से है, कुछ हालात की वजह से है। पुरसकून रहना थोड़ा सा मुश्किल है इतनी शदीद गर्मी में, क्योंकि लोड शेडिंग भी साथ साथ बहुत ज़्यादा है। इससे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब आगे गर्मी भी होगी, लोड शेडिंग भी होगी। आप लोगों ने अपना पारा हाई नहीं होने देना, क्योंकि अल्टीमेटली गुस्सा तो वैसे ही हराम है और फिर आपकी सेहत को भी ख़राब करता है। ये अब चीज़ें तो साथ साथ चलनी है। लोड शेडिंग भी होगी, शदीद गर्मी भी होगी। अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखिए, साफ़ पानी का इस्तेमाल कीजिए। जगह जगह मैंने कल भी यही मैसेज दिया था, क्योंकि मैं देख रही हूँ हर जगह पर आपको मशरूबात नज़र आ रहे हैं और लोग पी रहे हैं। प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। साफ़ पानी जहाँ कहीं पे मैसर हो, जहाँ कहीं आपको लगता है कि साफ़ पानी से मशरूबात बनाए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ खबरों की तरफ भी बढ़ेंगे। हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ आपकी बर्थडे विश भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन 11:05 पर अभी आज की टॉप स्टोरीज खबरें क्या है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 70% इजाफा, दिल के स्टंट्स भी महंगे। परवेज इलाही को बड़ा धचका, वजाहत हुसैन ने भी साथ छोड़ दिया। एलडीए गवर्निंग बॉडी इजलास, एरिना प्रोजेक्ट 10 साल लीज पर दिया जाएगा। खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ हमने आना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। आमिर रजा खान साहब और राव दिलशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज आते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले गर्मी से गुस्सा तो नहीं आपको आजकल आ रहा? नहीं, गर्मी से तलखी तो आती है। हाँ। और जब आप देखते हैं कि लोग परवाह नहीं करते। आज सुबह ही ये इसी चौक में हमारे ऑफिस के करीब ही एक रिक्शे वाले ने कोशिश की कि वो इशारा काट ले, लेकिन उसने जब इशारा काटने के लिए तेज़ी दिखाई, उलट गया मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने। उसमें खतून भी सवार थी और फिर उसी को लान तान की सबने कि भाई तुझे क्या ज़रूरत है इशारा काटने की। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप में तहम्मुल नहीं होगा, जब तक आप में बर्दाश्त नहीं होगी, 1 मिनट का इशारा होता है तकरीबन, और 1 मिनट भी आप में तहम्मुल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप बहसीयत कौम अभी कौम बनने में आपको बहुत वक्त लगेगा। सबसे ज़्यादा सिग्नल्स पे मैं ना वेस्ट इंडीज़ में था, गो के उनको मुतल्लिक पता नहीं लोगों की क्या है, 2 दफ़ा मैं गया हूँ। बहुत ही सिविलाइज्ड लोग हैं। उनकी टीम को देखें तो लगता है वो हबशुल नस्ल हैं और वो उस तरह के हैं। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा है कि अगर एक पैदल इंसान जो है वो सिर्फ फुटपाथ से रोड पे पाँव रखे ना, तो ट्रैफिक इस तरह से रुकती है कि जैसे पता नहीं क्या। कोई वहाँ कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो इतने सिविलाइज हैं ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उस वाले से अगर हम भी लोग सिविलाइज्ड हो जाएं, इशारा ना काटें, तो मेरा ख्याल है तलखियाँ भी नहीं होंगी। ये ज़्यादातर गर्मा गर्मी, वहाँ पे गर्मा गर्मी भी मैंने देखी। खैर तो इसमें गर्मी का ज़्यादा कसूर नहीं है, मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा कसूर हमारी तरबियत का और हमारी अपनी जल्दबाजी का है। बिल्कुल आपने सही कहा। राव साहब, लाइट जा रही है आपके इलाके में? एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा लाइट का इशू है। यानी जो इलानिया लोड शेडिंग है उससे हटकर भी जा रही है। जब मैंने मोबाइल सुबह ऑन किया है तो सबसे पहले जो मेरे पास किसी ने मजंग का इलाका है, ये नया मजंग का, वहाँ पर रात से जो लाइट है वो बंद है और सुबह अब ये लोड ज्यादा होने की वजह से भी हो रहा है ना। एग्जैक्टली, लाइट्स की बंदिश का जो मसला है ये बड़ा, अब ये इसको बड़ा संजीदगी से देखना होगा। सिर्फ होना ये है कि ट्रांसफार्मर चूँकि ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद उनकी जो उनको रिप्लेस करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो मुतल्लिका सब डिवीजन है वो लेती है। तो खुदारा अपना गर्मियाँ कोई पहली दफ़ा नहीं आई, या आप कोई नए नहीं आए, या ये जो लोग हैं यहाँ पर ये नए नहीं हैं, ये मसाइल हमारे साथ पुराने हैं। इसकी थोड़ी सी अगर मनसूबाबंदी की हो तो जल्दी अगर चेंज कर दिया जाए ट्रांसफार्मर, तो लोगों को कम अज़ कम आराम से सोने दिया जा सकता है। साहब, ट्रांसफार्मर होंगे तो चेंज होगा ना। अब संडे को हमारी भी लाइट ऐसे गई और मुझे शायद शिप्रा साहब ने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, तो ट्रांसफार्मर्स का जो एहतमाम है वो नरेंद्र मोदी ने करना है या इब्राहिम रईसानी से करवाना है हमने।
ईरान के या मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से करवाना है, या शी जिनपिंग ने करना है जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, ये आपने खुद करना है। आप लेस्को इतने कभी आपको बिल में रियायत मिली है मुझे बताएं ना। और बिजली की लोड शेडिंग के बावजूद क्या आपके बिलों में कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बिलों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे गैस का इशू है, लेकिन बिल्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और गैस जो है वो उसकी बंदिश का सामना है। तो ये है। अब मैं वापस ज़रा उसी पॉइंट पे थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि इस पर ज़रूर बोला जाए। अदम बर्दाश्त की जो आपने बात की ना, ये बुनियादी तौर पर कौमी अलमिया का रूप धार चुका है। अदम बर्दाश्त का हर लेवल पर बर्दाश्त जो है ना वो ना होने के बराबर है। और इसको अगर हम थोड़ा सा जो तरबियत की आमिर भाई ने भी बात की कि अगर इसको अपनी तरबियत में शामिल कर लें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। अब ये जो जनरेशन है ये तो अब ये तो अदम बर्दाश्त के हवाले से तो अब बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। और फिर इसमें सत्यम ज़रीफ़ी ये है कि हम अपने यहाँ तो अदम बर्दाश्त को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन जो ही हम किसी दूसरे एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हम बड़े सिविलाइज्ड हो जाते हैं। वही लोग हैं हम। तो बस अपने आप को ये समझ लें कि आप बाहर के मुल्क में हैं और उसी यही समझेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कानून की पासदारी होगी, ना रिक्शे उलटेंगे और ना ही जो सिग्नल्स पे आजकल हम तलखी देखते हैं, हल्की सी मोटरसाइकिल लगती है तो गालम गलूच और गुत्तम बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ा सा जी ट्रैफिक वार्डन्स का भी ज़रूर ख्याल कीजिए, हम उनसे भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत शदीद गर्मी में बिलाशुबा उनकी हिम्मत है जो सड़ती धूप में मैं कहूँगी खड़ी होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ उनके साथ ताउन कीजिए, वन वे की खिलाफ वर्जी ना कीजिए। छोटी छोटी गलतियाँ फिर जब आपको रोकते हैं तो फिर आगे से आप भी गुस्सा करते हैं। आ जाते हैं जी आज की पहली खबर की तरफ। खबर क्या है जी, जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 70% इजाफा। यानी अब अगर आपने ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में, ज़िंदगी मौत, लेकिन ये 70% जो अद्वियात में कीमतों में इजाफा कर रहे हैं ये क्या चाह रहे हैं, अपने हाथ में लेना। अच्छा जी, स्टंट्स भी महंगे हो गए हैं। राव साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या जिंदगी मौत इनके हाथ में जाने वाली है? अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ी दे। मतलब मैं इस सिचुएशन को ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन हुकूमतें, इदारे किस लिए होते हैं? फैसिलिटेट करने के लिए, अपने शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए जिनसे वो भारी भरकम टैक्स लेते हैं। अगर आप 1000 रुपये की कोई चीज़ें खरीदेंगे बाज़ार से तो उसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका तकरीबन उसका 350 टैक्स आप देंगे। ये सिर्फ मैं 1000 की बात कर रहा हूँ, इस कदर टैक्सेस हैं। लेकिन इन टैक्सेस से भी शायद उस वक्त लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो जब लोगों को तिब्बी सहूलियात और तालीम उनके डोर स्टेप पे मिले, तो मेरा ख्याल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी हो उनके टैक्स के पैसे से तो वो शायद मुतमिन हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर तो टैक्सेस तो अमीर आदमी के बराबर देना पड़ते हैं आम आदमी को, लेकिन जो उसके लिए फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। अब देखिए 1,34,000 रुपये तक एक स्टंट की कीमत मुकर्रर की गई है। 1,34,000। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आम आदमी, अब मैं यही पूछने वाली थी, मैंने तो आगाज़ ही यहाँ से किया है कि अब जिसके पास ये पैसे नहीं होंगे उसका स्टंट नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया है। मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी मसलत आड़े आई है। और ये जब माजी में खान साहब की हुकूमत थी तब भी इसी तरह की हम सूरत हाल देखते थे। अब पीडीएम की गवर्नमेंट है तब भी हम, अभी कैबिनेट ने ये अप्रूव किया 20 से 70% तक इजाफा। और बावजूद इसके भी आमिर भाई हमने ये भी स्कैंडल देखा गैर मेयारी स्टंट का। आपकी तरफ आना चाहूंगी जी। बिल्कुल, आप बात सही करें, इससे मुझे तकलीफ़ हुई। मैं अक्सर लोगों को होप दिलाता हूँ, बात करता हूँ तो उम्मीद की बात करता हूँ। ये जब वफाकी गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ की मौजूदा जो कबीना है उसने ये जब मंजूरी दी थी तो मैंने उसी वक्त ये कहा था कि अभी लोगों के पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं हैं। आपने घी महंगा किया, आपने आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, मैं उसकी कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई वजह बताता हूँ। लेकिन अद्वियात के बारे में सिर्फ एक बात है कि अगर गवर्नमेंट ये कीमतें बढ़ाने की बजाय सिर्फ अद्वियात को जेनेरिक नेम के साथ फ़रोख्त करने की पाबंदी आयद कर दे। ये जो एक कंपनी का वही मेडिसन जो है वो जो पैरासीटामोल है या कुछ नाम ले लेते हैं, कोई और मेडिसन है, वो आपको 20 रुपये की मिलेगी, तो दूसरी वही मेडिसिन जो है किसी और ब्रांड नेम के साथ आपको 80 रुपये में मिलेगी। ये बहुत बड़ा फ़र्क है।
इंडिया ने इस पर काबू पाया है, हमसायों से सीखना भी चाहिए। उन्होंने इसको कहा है कि अद्वियात जो हैं आप बनाएं, लेकिन आप उसके जेनेरिक नेम से उसको पुकारें कि हमें क्या चाहिए, वो उस साल्ट के नेम से होएगा। अभी भी बहुत सारा साल्ट जो है, इसी के 2-3 फॉर्मूलाज ये तो महंगाई होनी है, क्योंकि जब तक डॉलर ऊपर जाएगा आप साल्ट बाहर से, आप अपनी रिसर्च तो करते नहीं हैं। और मेडिसिन के लिए आप अभी भी बाहर के दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, बेशुमार मेडिसिन कंपनीज जो हैं वो इंडिया का बनाया हुआ साल्ट जो है वाघा के रास्ते नहीं लेते। इंडिया हमारा सॉल्ट जो है, हिमालयन सॉल्ट, वो वाघा के रास्ते ले रहा है, जबकि हम जो है उसको वाया दुबई, सिंगापुर और वहाँ से लेके आते हैं, वो हमें महंगा पड़ता है। तो ये एक बाकायदा एक पॉलिसी बननी चाहिए, ये ड्रैब को और गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, और लोगों को सस्ती अद्वियात कैसे मिलेंगी। मैं जब भी मेडिकल स्टोर में जाता हूँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 3 वक्त की दवा लेने आते हैं तो 1 वक्त की लेके जाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग बीमार के लिए भी जो है वो कोई सहूलत पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा मेरा ख्याल से सख्त फैसला है। 1,34,000 रुपए का स्टंट डलेगा, हॉस्पिटल के खर्चात डाल के, अद्वियात के खर्चात डाल के, गरीब बेचारा तो फिर गया। इसमें निगरान हुकूमत ने वैसे किया तो था कि फौरी तौर पे स्टंट डालने के लिए उन्होंने शायद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कहा था कि वहाँ पर ही इनका फौरी तौर पर इलाज हो जाए, और उनको स्टंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग इसको अफोर्ड नहीं करते, तो उस पर मेरा ख्याल अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ, मेरा ख्याल है। निगरान वज़ीर आला ने इस पर एक मीटिंग भी की थी, और कार्डियोलॉजी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। इससे पहले भी फ्रेंड्स ऑफ, आपको याद है, PIC बनाने में ये बहुत पेश थे। तो मेरी भी यही दरख्वास्त है कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं उनके लिए कोई सब्सिडाइज स्टंट्स जो हैं जो पंजाब गवर्नमेंट को देने चाहिए। एक बात ये कि दिल के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, टेंशन बढ़ी है, आप इस गर्मी में देखिएगा, महंगाई बढ़ी है। हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट करें ताकि कम से कम कोई फैसिलिटी मिल जाए। लेकिन अब हेल्थ कार्ड का मुझे नहीं पता वैसे क्या स्टेटस है। वही स्टेटस है, चल रहा है। तो अगर चल रहा है तो चलो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, ख़ास तौर पर उसके लिए जो 1,34,000 रुपये सरेदस्त कैसे देगा, उसके लिए ये सूरत है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में हमें साहब आपको पता है कि हमने पॉइंट आउट किया था कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पेशेंट्स के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, उनको चक्कर लगवाते हैं इस आड़ में कि शायद पैसे नहीं आएंगे या कैश होगा। तो उसको ज़रा जो हॉस्पिटल्स इसकी जो एनालिस्ट हैं उनको ज़रा डायरेक्शन वाज़ह तौर पर जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसे पेशेंट्स को जो मुस्तहिक हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। मसलन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आपने सर्टन अमाउंट जो 5 लाख है या 10 लाख है, अगर आपने वो उसके हेल्थ कार्ड में रखी है तो फिर उसको ये भी इजाज़त होनी चाहिए कि हर तरह का वो इलाज उस अमाउंट में करवा सके। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो ये, मैं इसको वैसे गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि रंगबाजी करते हैं पेशेंट्स के साथ, और इनको थोड़ा सा बिजनेस और बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स। मैं डर गया था राव साहब, रंगबाजी कोई वैसे ऐसा लफ्ज़ नहीं है। नहीं, मैं समझता हूं कि गैर पार्लिमानी है। अब आप जितनी रंगबाजी करते हैं तो इसका मतलब है छोड़ ही दे, कहना आपको। साहब आप पे पर्सनल अटैक हो गया, हमने जाना है ब्रेक की तरफ। लेकिन मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, बिलाशुबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा सबके लिए परेशान कुन है, और फिर इस शदीद गर्मी में आप अल्लाह रहम करे जिनको नहीं भी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का इशू उनको भी होगा, जिनको नहीं हार्ट का इशू, जिस तरह से बाहर लोगों ने फिरना है, मेहनत करनी है, सो ये मसाइल अब बढ़ेंगे, मजीद बढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट एक ये है कि अगर आप कीमतों में इजाफा कर रहे हैं तो ये भी इंश्योर कीजिए कि अद्वियात की क्वालिटी भी अच्छी हो। यहाँ पर अद्वियात की भी इंतहाई नाकिस क्वालिटी है। सो ड्रैप से मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस पर भी कोई काम कर ले, थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दे दे। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी, वजाहत हुसैन ने भी साथ छोड़ दिया, परवेज इलाही को बड़ा धचका। सो कह सकते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली? नहीं, ये नहीं कह सकते। हाँ। ये जो बिजली गिरी थी चोई शुजात साहब पर, ये वापस आ गई। अच्छा, यानी अब उनके घर उजाला हो गया। ठीक था उस वक्त, ठीक था उस वक्त कोशिश कर रही थी। हाँ, ये तो क्योंकि चोई शुजात के सगे भाई हैं और उनके तो जो हैं वो कज़न हैं परवेज इलाही के, और भटक जाता है इंसान। वो उस वक्त माहौल ऐसा था, मोहनस ने कुछ ऐसी जादूगरी और तरकीबें सीखी हैं शायद किसी पीरनी से कि वो इस तरह के लोगों को गुमराह कर लेते थे, तो वो गुमराह हो गए और चले गए। अब वापस आ गए हैं तो
और कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। भूला घर आ गया आप ये भी कह सकते हैं, सुबह के भूले। सुबह का भूला, शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। मैं लेकिन ये कहता वैसे हूँ दोपहर को ही आ गए। वजाहत जो हैं तो ये वजाहत का ना कोई बयान था पीटीआई के हवाले से, ना उनका, हाँ उनकी परवेज़ लाई के हवाले से बेशुमार बयान आते हैं कि मैं परवेज़ लाई के साथ हूँ। आगे परवेज़ लाई के ये कहते थे कि मैं मोनस की वजह से पीटीआई में हूँ, ये एक वो लिंक था। तो उस लिंक के तहत वो ये काम कर रहे थे। मेरा ख्याल है ये 9 मई का जो वाक़या है, उसके बाद बहुत सारे लोग जो इस वक्त अपने आप को स्टेप असाइड कर रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, उनमें ये बड़ा नाम है वजाहत का। मुझे इसी खबर के अंदर जो साबिक वफाकी सूबाई वज़ीर हैं औकाफ के, उनका नाम भी नज़र आया और वो भी छोड़ गए। तो ये आहिस्ता 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 मुझे अभी, हाँ ये राव साहब, ये कमुका साहब का भी बता रहे थे, फैज़ुल्लाह कमुका वो भी चले गए। तो लोग जाना शुरू हो गए हैं और ये जो मनफी सियासत है ये पिघलना शुरू हो गई है। और पिघलते पिघलते अब ये वो कह रहे हैं जो बहक गए जल्द राह रास्त पर आ जाएंगे, वो भी यही कह रहे हैं। मजीद भी इम्कानात है लोगों के। बिल्कुल है। जो लोग कम से कम 10 जो सिटिंग एमपीएस थे जो परवेज़ लाई साहब के साथ गए, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था, उनकी वापसी की राह भी हमवार हुई है। और एक मेरा ख्याल है कुदरत ने एक मौका दिया है, अदरवाइज़ तो जो तकबराना सियासत या जो हम हर रोज़ इमरान खान साहब की तकारीर सुनते थे, और सम टाइम तो ऐसे लगता था कि इनको तकरीर करने की जरूरत नहीं है, केसेट रख लें और वो रोज़ चला दिया करें। तो मेरा ख्याल है कहते थे शाम 5 बजे आपको एक ही वो सुनने को मिलता है, उसमें वो केसेट रख लें और वो एक रोज़ दिहाड़ी कर दिया करें। तो मेरा ख्याल है उससे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, सियासत को क्रिकेट की तरह लिया गया। क्रिकेट से कुछ चीज़ें सियासत में आप ले सकते हैं, नहीं, मतलब वो इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा कामनेस और लेकिन आपने हर मैदान राव साहब ना क्रिकेटर हैं और ये क्रिकेट से ज़्यादा समझते हैं। ये 5 दिन का मैच था जिसको T20 के तौर पर खेलना चाहे इमरान खान, अगर आप इन शॉर्ट वर्ड्स कहना चाहें। तो टेस्ट क्रिकेट में बड़े तहम्मुल की जरूरत होती है, आप बहुत लंबी बैटिंग करते हैं, बहुत लंबी बॉलिंग करानी पड़ती है आपको, और एक दिन में 20-20, 30-30 ओवर कराने पड़ते हैं, 40 ओवर भी करवा सकते हैं। तो ये 90 ओवर का दिन होता है, ठीक है। तो बहुत सारा मौका मिलता है। मैं इसकी मिसाल एक ऐसे भी देता हूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब का एक इंटरव्यू था राइट आफ्टर 2018 के इलेक्शन के बाद, इन्होंने किया था सलीम साफ़ी साहब ने। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को जिस तरह की विकेट मुयसर आई है पाकिस्तान की तारीख में अभी तक, मुशर्रफ की हम समझते थे कि बड़ी जो काफ लीग उस वक्त की उनको बड़ी स्मूथ विकेट मिली है, लेकिन इमरान खान साहब को भी बड़ी स्मूथ विकेट मिली है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बल्ला उठा के हर बॉल पे छक्का मारने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे इनको इज्तनाब करना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया था, लेकिन मुफ्त मशवरे की आपको पता है, वैसे आपने नाम ले लिया चौधरी निसार का, बात करनी चाहिए। चौधरी निसार साहब ने तो ये कह के अपनी पार्टी छोड़ी थी कि मरूसी सियासत है। अच्छा, अब अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है, तो ये क्या है? चले, ये अपने लिए लोगों का म्यार कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है, तो ये बात समझनी चाहिए सबको। दोरा तो क्रिकेट की जो टर्मिनोलॉजी है वो सियासत में बहुत ज्यादा हिट होती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जब आप क्रिकेट को इम्प्लीमेंट करेंगे सियासत में, यानी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, तो पॉलिटिक्स में तहम्मुल मिजाजी है। सियासत हमेशा जो लीडरशिप होती है वो रास्ता निकालती है, वो कौम को मजीद मुश्किल में नहीं डालती। आपने क्या किया, जो ही आपने अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है जो अगर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो खान साहब की जो 1 साल की स्ट्रेटजी है ना, अगर इस पे पीएचडी करवाई जाए ना, तो यकीन करें कि बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च पेपर जो है वो खान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर जो पैंतरे बदलते रहे और कहाँ वो एक कागज लहराने से मामला शुरू हुआ, और कहाँ माई बाप का तरला मिनते तरले करते हुए आपको भी सुना है। सारी पीएचडी तो हो गई इस पर, नहीं है अभी तक डिग्री अलॉट नहीं हुई है, पीएचडी हो गई है। रेहान खान ने पूरा थीसिस लिखा है इसके ऊपर। और आप अंदाजा लगाएं कि अपनी सियासत को, अपनी मकबूलियत को इस तरह एग्रेसिवली उन्होंने यूज़ करने की कोशिश की कि, और आज अपने वजन से, पहले अपनी हुकूमत अपने वजन से गिराई, और अब अपनी जो मकबूलियत थी उसको अपने उस जो तकबराना एजेंडा था उनका, और सिर्फ उनको अपने के अलावा कोई नजर नहीं आता था, सामने है। खैर, अभी एक खबर है जी, शरपसंदों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नंबर्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल, बुलवाइयों के जरिए इस्तेमाल 350 से ज्यादा गाड़ियां
मोटरसाइकिलों की फोरेंसिक के लिए साइंस लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। मेरे ख्याल से इस काम को थोड़ा सा जल्दी कर लेना चाहिए, जल्दी करना चाहिए और इसमें और चीज़ें भी शामिल करनी चाहिए। यानी इनके शनाख्ती कार्ड जो हैं उनकी ब्लॉकेज का सिलसिला शुरू हो। जिन लोगों ने ये किया है, देखें कुछ लोग उसमें मासूम भी होंगे, मैं ये समझता हूँ कुछ ऐसे लोगों के नाम भी आगे होंगे जो वहाँ से गुजर रहे होंगे, लेकिन जो लोग शर्पसान जिनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिनकी तस्वीर मौजूद हैं, जो वर्दी लहरा रहे हैं, पेंट लहरा रहे हैं और जो अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जलाओ गिराव कर रहे हैं, उनकी सारे का रिकॉर्ड और उनकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें। सबसे पहले तो ये बात है। और वो ना कहीं बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकें, ना वो कहीं आ जा सके, ना प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कर सके। बहुत सारे तो बाहर भागने की कोशिश करेंगे, उनके वीज़े भी नहीं लगने चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन वाली जो बात है, अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के बेचारों को तो यार ये मोटरसाइकिल नहीं, ज़रा मैं अभी आया, ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो तो बेचारा मारा गया जिसने मोटरसाइकिल दी, उसको क्या पता था कि ये दहशतगर्दी करने जा रहा है। वो तो मोहल्लेदार है ना जी, ऐसे ही होता है ना जी, ये होता है। ये होता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जो है एहतियात की भी जरूरत है, बेगुनाह नहीं बचनी चाहिए। मैं इस पे इसको वाइंड अप करते हैं इस तरह से कि अगर तो आप चाहते हैं कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, अगर रियासत संजीदा है तो फिर रियासत को इससे आगे जाना पड़ेगा। जो नुकसान हुआ है 600 करोड़ का, वो नुकसान सबसे पहले इनसे पूरा किया जाना जरूरी है। इनकी बहुत ज्यादा जायदादें हैं, इनकी जायदादों को मुंसलिक किया जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ, और जिसमें सॉरी टू से कि जो कोर्ट्स, हमारी जो कोर्ट्स हैं, उनका जो रवैया है, उनकी रिलैक्सेशन की वजह से इस तरह के वाकयात बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं और सख्ती से इस पर कानून मौजूद है। रेवेन्यू एक्ट के तहत इनकी जायदादों से वो पैसा वसूल करके वो लगाया जाए, क्यों टैक्स पेयर का पैसा दोबारा रिहेबिलिटेशन में लगाया जाए। ये एक तजवीज़ है। और इनकी गाड़ियों को जब्त करके ID कार्ड की बात कर दी गई। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो तो फिर आपको 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, आपको भी फिर एग्रेसिव जो स्ट्रेटजी है उस पर जाना पड़ेगा, तभी ये सिलसिला रुकेगा। वरना थानों को आग लगाना, गाड़ियों को आग लगाना आपने सवाब का काम समझा हुआ है, ये रोकना है। पॉलिटिकल को, तशद्दुद के एलिमेंट से जो सियासत को पाक करना है, तो उसके लिए बेहतरीन ये मौका है। अगर इसको गंवा दिया गया, पड़ेगा किसी को करार वाकई सजा देकर दिखाना होगा, खौफ पैदा करना होगा, फिर ये सिलसिला रुकेगा। मैं एग्री करती हूँ राव साहब की बात से। हमने जाने नाज़रीन अभी ब्रेक की तरफ, फिर अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। LDA गवर्निंग बॉडी इजलास की बात कर लेते हैं। एरिना प्रोजेक्ट 10 साल लीज पर दिया जाएगा। LDA की स्पेशल ऑक्शन कमेटी के रिवाइवल LDA में अफसरान की भर्ती के लिए PPSC की मुजव्वज़ा शर्त को पूरा करने की मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले आ जाते हैं जी एरिना प्रोजेक्ट को जो 10 साल लीज पर देने का फैसला किया गया है। खुशाइंद है, बहुत ही खुशाइंद है जी। ये पहले पूरा तो हो जाए आमिर भाई। मेरे बच्चों के बच्चे जो हैं, मैं तो कब से सुन रही, मेरे बच्चों के बच्चे ये देखेंगे, हो सकता है वो देखें। मैं वही तो कह रही हूँ। ये एक मजाक है और इस मजाक के नाम पर करोड़ों रुपया लुटाया जा चुका है और LDA इसका जिम्मेदार है। ये पता नहीं कब बनेगा, कब शुरू होगा। जौहर टाउन में बनना है, एग्जैक्टली जौहर टाउन में बनेगा। और इसमें हमें था कि ड्राइव थ्रू में जाएंगे और बड़े स्टोर, ये सारा फ्रॉड होता है। आपको मैं बताऊं, फ्रॉड नहीं है, अफराद है यार, छोड़ दें। ये 2018 में मुकम्मल कर, आप राव साहब जानते नहीं है, LD एवेन्यू 1 में लोग मर गए, इन्होंने नहीं उनको अलॉटमेंट लेने दी। आप मुझे बताएं, वो ट्विन टावर बनना था जेल रोड पे, उसकी कैसे कैसे ग्राफिक्स आए थे राव साहब? उसके हम उस वक्त जेल रोड पे दफ्तर था हमारा, उसके ग्राफिक्स देख के तो मैं समझता था कि ये जो ट्विन टावर्स अमेरिका में तबाह हुए थे, ये उससे भी कोई जबरदस्त चीज है। और जो वो पेट्रोनास टावर्स हैं ऐसे मलेशिया में, उससे भी कोई आगे की चीज है। ये दुबई और सऊदी अरब से ऐसे ख्वाब दिखाते हैं और ये एरिना प्रोजेक्ट पैसे खाने का मैं ये समझता हूँ। अब ये 10 साल लीज पर दिया जाएगा, इससे पहले पता नहीं क्या क्या लीज पर दिया गया। ये शायद हमारी जिंदगियों में नहीं बनेगा, ये हमारे बच्चों की जिंदगी में भी नहीं बनने वाला, क्योंकि ये LDA ने कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रखे होते हैं। नहीं, अब चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको हर चीफ मिनिस्टर तो हर चीफ मिनिस्टर को ये ब्रीफिंग देते हैं उस पर। ये जेल रोड के ट्विन टावर होए, ये एरिना कॉम्प्लेक्स होए, ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हो, एलिवेटेड एक्सप्रेस आप 2014 से उसकी वीडियोस आप देखें तो वो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा, लेकिन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे खबरों में रहता है, प्लानिंग में रहता है। 24 अरब का बनना था, फिर 30 अरब का हुआ, फिर 43 अरब का हुआ, 53 अरब का हुआ, ऐसे ही है। अब 61 अरब का, और उसके बाद अब सुना है कि कोई 81 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। फिर खबर आ जाती है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा था
एलिवेटेड एक्सप्रेस वे ऐसा प्रोजेक्ट था जो फरवरी 2017 में शुरू होना था और जो दिसंबर 2018 में इसने मुकम्मल होना था और आज तक हम उसी को देख रहे हैं जिसपे 5-6 अरब रुपया भी खर्च किया जा साहब चुका मैं है। एक अपना दुख रो लूं, इसमें अपना दुख रो लूं, अगर आप इजाजत दे दें 1 मिनट के लिए बिल्कुल। आपसे इजाजत लेके कि कमिश्नर हैं लाहौर के जो LDA के इस वक्त सरबराह हैं जनाब, खारक नाले वाला रोड फिर बैठ गया और उसमें ट्रक गिर गया। वो कोई 8 दफ़ा बैठ चुका है और आपने ये किया कि पिछली दफ़ा जब हमने उसको लाइव चलाया तो आपने 2 ट्राली मलबा मंगवा के उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया ताकि उसके पास से गाड़ी ना गुजरे। अब साथ वाली जगह से ट्रक गुजर रहा था, वो जगह बैठ गई और ट्रक गया अंदर। मुझे इसमें ना ये खारक नाले स्टाफ पे जो काम हो रहा है ये अगर इसको जायजा ले लें, ये समनाबाद चले जाते हैं, कलमा चौक चले जाते हैं। कमिश्नर साहब आज तक वहां खारक नाले की तरफ नहीं गए क्योंकि इनको पता है इन्होंने काम मुकम्मल नहीं कराना। और दूसरा लियाकत चौक वाला मैंने 1 मिनट आपसे लिया था, पहले 1 मिनट में मैंने कमिश्नर साहब को बताया वो इशू है लियाकत चौक वाला। अच्छा, इसमें ना एक सोशल मीडिया पे तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, जो ट्रक गिरने की आपने बात की ना, 2 सड़कों की तस्वीर है। एक का कॉन्ट्रैक्टर है कोई माइकल नामी कॉन्ट्रैक्टर है और जो कि गैर मुस्लिम है, और दूसरी सड़क की जो तस्वीर है उस पर है ठेकेदार हाजी दीन मोहम्मद। तो अच्छा, जो हाजी दीन मोहम्मद साहब ने बनाई है ना, यानी और उस पर उसका बुरा हाल हो जाता है, हर कोई बनाने के फौरी कोई 3 माह बाद वो टूटना भी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अगर तो LDA संजीदा है या पंजाब हुकूमत इस वक्त की संजीदा है तो इस इशू को आप टेकअप करें। क्यों एक सड़क 6-6 मरतबा बनती है और फिर टूट जाती है? तो मुझे याद है DHA की जो मेन बुलीवार्ड थी, इसकी एक दफ़ा रिसर्च जब की लाहौर की सड़कों के मुकाबले में तो वो 1983 या 85 में बनी थी, और दोबारा जब वो मेन बुलीवार्ड की उन्होंने जो अंडरपास सिग्नल फ्री किया, यानी उसको तकरीबन कोई 35 साल बाद वो सड़क दोबारा उनको खुद उखाड़ के फिर बनाना जब उन्होंने बनाई। तो ये भी 2 म्यार हैं, इससे पैसे का ज़िया होता है और फिर कोई इस पे ना वो नहीं है क्योंकि सजा जजा इस पे है नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते हैं सड़कें, तस्वीरें लगाते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती है, उसके बाद वो 6 माह बाद सड़क फिर बैठ जाती है। कम अज कम जो कानून है उस पर अमल दरामद हो और 10 साल के लिए जिसको कॉन्ट्रैक्ट दें, 10 साल के लिए उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जिम्मेदार भी उसको ठहराए और वो करे। और ये है वो, अगर आपने फंड्स की लीकेज रोकनी है, यानी आप चाहते हैं कि आपके टैक्स का खून पसीने की जो कमाई है वो सही जगह पे लेके, तो फिर हाजी दीन उमर ठेकेदार साहब को जो है ना पाबंद करना पड़ेगा कि आपकी मेहरबानी है, इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं है कि बार बार एक ही सड़क पर हर 6 माह के बाद पैसे लगे। तो यही सूरत हाल है। गवर्निंग बॉडी ने 4.9 अरब की जो अप्रूवल दी, अल्लाह करे ये बन जाए और इसको भी सिग्नल फ्री करें पीको रोड को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर तो काम पर तेजी से जारी है, ट्रैफिक है। मुझे काफी देर से आयशा कह रही, नाज़रीन ब्रेक के बाद आते हैं। खुशामदीद। और अभी खबर ये है कि लाहौर में गैस चोरी की शरह 9 से बढ़कर 16% तक पहुंच गई। गैस चोरी की शरह बढ़ने पर अफसरान ने अनोखे फैसले शुरू कर दिए। अभी भी अब मुझे मंतक समझ नहीं आ रही। पहले तो तलब और रसद वाला वो बिजली वाला सिस्टम था ना कि इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था, हीटर चल रहे थे, गीज़र चल रहे थे, लेकिन अभी भी 9:30 बजे हमारे इलाके में तो गैस बिल्कुल जो है वो कम हो जाती है, आप रोटी या चावल नहीं बना सकते हैं। ये एक अलहदा मसला है। आमिर भाई आपसे कमेंट चाहिए, फिर मुझे राव साहब की तरफ जाए। जी बिल्कुल, आप राव साहब की तरफ जाएं, लेकिन असल मसला ये कंज्यूमर का वो उस कंज्यूमर का नहीं है जो आप जैसे मेरे जैसे या खवातीन जो घर में वो बड़े, मेरे ख्याल से ये बड़े कंज्यूमर हैं। और आप जो कह रही हैं ना शाम रात के वक्त गैस जो है वो कम हो जाती है, उसकी वजह ये है कि आपके बन के साथ साथ जहाँ पे आप रहती हैं अलग फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पे चोरी होती है, ये फर्नेसेस चोरी करती हैं। फिर ये जो आपके बड़े के इलाके में भी यही कुछ है, मैं आपको आगे उसी पे जाने लगा हूँ। फिर वो जो ऐसे दूध दही वाले हैं, तंदूर वाले हैं, उन्होंने कोई ना कोई लाइन सेट की हुई है और वहाँ से होता है। फिर इसके बाद लाहौर के सबर्बन एरिया में एक सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। सबर्बन एरिया में गाँव चोरी की गैस पर चलते हैं। वो एक बंदे का कनेक्शन है और उससे आगे उसने अंडरग्राउंड कनेक्शन इन्हीं से बनवाए जिनके प्राइवेट ठेकेदार हैं। ये किसी ने भी नहीं रोकना, ये पैसे आते हैं, फोर्स आ रही है सऊदी अरब से, वो रोकना वही रोकेगी ना जी। ये जो अच्छा, ये बड़ा पुराना इशू है गैस चोरी या बिजली चोरी, ये नई बात नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि चोरी करे कोई और भरे कोई, ये बड़ा हमारे यहाँ बड़ा मसला है
ये जुल्म है कि अभी जो हम बिलिंग की बात कर रहे थे कि हम तो बिजली उतनी इस्तेमाल करते हैं जितनी आज से 5 साल पहले की गर्मियों में इस्तेमाल करते थे, या 10 साल पहले की गर्मियों, लेकिन बिल 400-500 गुना ज़्यादा हो गया हुआ है। वो इसलिए हो गया हुआ है कि आपको वो मुख्तलिफ जो चार्जेस मिलेंगे, यूनिट्स आपने उतने ही जलाए हैं, यूनिट्स आज भी आप उतने ही जला रहे हैं जितने 5 साल पहले थे। हुआ क्या, एक तो बिजली महंगी हुई, दूसरा जो लेस्को ने डिवीजन रखी हुई है, आप अगर लेस्को इस पे कंट्रोल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिजली चोरी वाले इलाकों में बिजली मुनक़ता कर दी जाए और ऐलान करके की जाए ताकि लोगों को पता हो कि अब बिजली नहीं आनी, इसलिए अच्छा तमाम गांव के गांव बिजली और गैस चोरी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वो बेहतरीन है, उनका 24 आवर चल रहा है। राव साहब जो बिल देंगे उनका क्या कसूर है? मतलब मेरे इलाके में मैं जहाँ रहता हूँ, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, 4 घर चोरी कर रहे तो मेरा क्या कसूर? मैं ये तो बात कर रहा है ना हूँ कि आप लोड शेडिंग उस इलाके में ज्यादा करेंगे या उस इलाके में ज्यादा भिजवाएंगे जो नहीं बहुत सारे बिजली चोरी ऐसे कर रहे हैं, लाहौर शहर के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, शायद सिप्रा साहब रिपोर्ट करते रहे कि पूरा गांव का गांव बिजली और गैस चोरी कर रहा है। जो आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ज़रा सा आप ये जो फॉरेंस के एरियाज हैं सारे, वहाँ पर आप जाएँ तो आपको बिजली चोरी, कुंडे डाल के और गैस चोरी की शिकायत, जहाँ पर गैस है वहाँ पर गैस चोरी की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलेंगी। एक तो इसका आम कंज्यूमर है, मेरा ख्याल है आम कंज्यूमर जो गैस चोरी का ना, वो उसकी जो अगर आप देखेंगे एमबीबीएस की जो उसकी कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ चोरी कर रही हैं, जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ में बराह रास्त लाइंस और सुई गैस के हमले के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनको हाथ नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से फिर गैस तो ऑब्वियसली यूज़ हुई है ना सिस्टम में से, तो उसका बोझ फिर आम आदमी पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको रोकना होगा। नहीं जी, आप बड़े गैस चोर, बड़े बिजली चोर जब तक इन पर हाथ नहीं डालेंगे तो इस तरह से नुकसान होता रहेगा और आम बंदा जो बेचारा हम जैसा भुगत रहा है वो हमेशा भुगतता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद हम आते हैं वापस। अभी आगे बढ़ना है, अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। हमने आपके साथ रेट लिस्ट शेयर करनी है और उसका मकसद क्या होता है कि अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपने सब्जी खरीदने के लिए जाना है तो आपको पता चल जाता है कि ओपन मार्केट जो आपके घर के करीब मार्केट है वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आपको कौन सी सब्जी कितनी कीमत में मिल जाएगी। हम ऑल्दो आपके साथ मार्केट का रेट भी डिस्कस करते हैं और सरकारी निर्खनामा भी, जो कि हर रोज़ डीसी रेट जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जारी करती है। अब वो लगे तो हर दुकान पर होते हैं, लेकिन उसके मुताबिक जो सब्ज़ी मिलती है वो कोई ख़रीदना जो है वो प्रेफर नहीं करता। अब आज के रेट क्या हैं वो हम आपको बता देंगे और जो ख़रीदारी के लिए लोग आ रहे हैं वो क्या कहते हैं। आज के भाव देखते हैं। ये पूछना है कि जी किस कीमत पर हमें आज सब्जियां मिल रही हैं। मायदा, ओपन मार्केट का रेट और डीसी रेट दोनों बता दीजिएगा। बिल्कुल है ना, सब्जियों की बात की जाए या महंगाई की बात की जाए तो रोज़ की बुनियाद पर जो है वो सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अब इस बढ़ती महंगाई का तो सिर्फ अल्लाह ही वारिस है, क्योंकि यहाँ पर हम आपसे भी जो है वो डेली शेयर करते हैं कि आज किस कीमत में सब्जियों की जो है वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और किस सब्ज़ी की कीमत में जो है वो कमी देखने में नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल इसका सिलसिला जो है वो मुसलसल बरकरार है। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुसलसल देखने में नज़र आ रहा है। आज भी कुछ रेट लिस्ट अगर आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ तो इस टाइम अदरक की कीमत जो है वो 735 जो है सरकारी नर्ख और बाहर ओपन मार्केट में जो है वो 850 यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती चलूँ, हांडी के मसाले से लेकर सब्ज़ी जो पकाई जाती है किसी की कीमत में भी जो है वो कमी नहीं देखने में नज़र आ रही है। लीमू की अगर बात कर ली जाए, जिसका बहुत ज़्यादा अब आजकल गर्मियों में इस्तेमाल भी हो रहा है, 310 सरकारी नर्ख जबकि 500 रुपये ओपन मार्केट में जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस कदर इसमें होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि सीज़न भी है। लोग इसको ना सिर्फ खाने में, सलाद में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। टिंडों की बात करें तो सरकारी नर्ख 100 जबकि बाहर ओपन मार्केट में 140 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी 130 जबकि बाहर ओपन मार्केट में 170 यहाँ फ़रोख्त की जा रही है। करेले की बात करें तो 95 सरकारी नर्ख जबकि बाहर ओपन मार्केट में 130 जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। भिंडी की अगर बात कर ली जाए 110 जो है वो सरकारी नर्ख जबकि बाहर जो है वो 150 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। तो यहाँ ना सिर्फ दुकानदार बल्कि सफ़ेद पोश तबका जो है दोनों ही अच्छे हाथ से जो है वो
महंगाई से बिलबिला उठे हैं। दुकानदारों के अलग शिकवे शिकायतें हैं, यहाँ पर ख़रीदार जो हैं उनके अलग शिकवे हैं। उनका कहना ये है कि हुकूमत से भी हम कह कहकर थक गए हैं, लेकिन कोई इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा, जिसके बायस हर रोज़ सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अब सिर्फ उम्मीद लगाई जा सकती है, ऐसा शहरियों का कहना है, तो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाई जा सकती है कि वही कुछ ऐसा वसीला बना दे कि इनकी कीमतों में जो है वो कमी देखने में नज़र आए। तो यहाँ फिलहाल ओवरऑल सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। ओवरऑल सब्जियों की कीमतों में इजाफा है और इससे लोग भी परेशान हैं। सो कुछ बात करनी है जी मौसम की। तो बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं मोबाइल पे देख रही थी वेदर कंडीशन क्या होगी, तो उसमें ये बताया जा रहा है। सो अभी मौसम की सूरत हाल आज के मौसम में। सो टुडेज वेदर में कोमल की तरफ हम चलेंगे जो कि बाहर मौजूद हैं, बताएंगी कि अभी मौसम कैसा है, दिन भर कैसा रहेगा। कोमल बताइए मौसम कैसा है, बारिश के इम्कानात हैं क्या? ना शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो लाहौर का मौसम है वो घुटन ज़दा हुआ है। अच्छी खासी घुटन महसूस की जा रही है। हब्स है जो है वो बढ़ चुकी है क्योंकि हवाओं का सिलसिला मुकम्मल तरीके से थमा हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक भी पेशगोई की गई है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन देखने में नज़र आ रही है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बारिशों का कोई नामो निशान नहीं है आज। लेकिन फिर भी जो है वो माहिरीन की जानिब से 10% इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शहर लाहौर में बारिश बरस सकती है, जिसके बाद मौसम जो है वो खुल जाएगा। जिसे आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अभी जैसे घुटन महसूस हो रही है तो बाद में हवाएं चलेंगी, हवाएं चलने के साथ साथ हल्की हल्की बारिश जो है वो शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को भिगोएगी और यूँ लाहौर का शहर का मौसम जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ महसूस होगा। आसमान जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई देगा, जो कि इस वक्त मुकम्मल तरीके से आप ग्रे कह लें और सूरज मौजूद तो नहीं है, लेकिन तपिश जो है वो खासी महसूस की जा रही है। शहरी थोड़े से निढाल भी नज़र आ रहे हैं और परेशान भी नज़र आ रहे हैं और बारिश का इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि लाहौर शहर का मौसम बेहतर हो और शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके, जो कि इस वक्त लेना बेहद मुश्किल हुआ है। इसी के साथ साथ बात की जाए टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और बाहर जो है वो 2 मिनट भी निकलना मुहाल हो चुका है। एकदम आपके चेहरे पर जो है वो लू के थपेड़े पड़ते हैं तो आपको जो है वो यूँ महसूस होता है कि बस गर्मी आज ही है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि बारिशें जो है 5-10% इम्कानात हैं और आइंदा यही सिलसिला जो आज शहर लाहौर में दाखिल हुआ है ये जुम्मे तक यूं ही जारी रहेगा और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश देखने में नज़र आएगी। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो AQI की मजमूई शरह जो है वो 165 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। ठीक है जी, थैंक यू। 10% चांसेस हैं बारिश के, लेकिन गर्मी अच्छी खासी इस टाइम बाहर है। कोमल है हमें वेदर अपडेट्स हमारे साथ शेयर की हैं। हमने चलना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आज के मेहमान ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और मजीद आगे बढ़नी है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग परेशान हैं। हमने आगाज़ भी यहाँ से किया था, अभी वेदर अपडेट भी शेयर करने का मकसद यही था कि आपको बताएं गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में अब लोग परेशान हैं जिन्होंने भारी भरकम बिल अदा करने हैं और हर कोई जो है वो जब थका हारा अपने काम से घर आता है, हर किसी की कोशिश ये होती है कि थोड़ी देर सुख का सांस ले। घर में एयर कंडीशन मौजूद है, लगा ले, लेकिन लोग बेचारे परेशान रहते हैं कि जी अगर एसी का इस्तेमाल किया तो किस तरह से जेब पे भारी पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आपने पूरे महीने के बाद बच्चों की फीसें देनी है, घर की ग्रॉसरी करनी है, दीगर अखराजात को देखना है, उसके बाद आपने इतना ज़्यादा बिल दे दिया तो फिर आप बाकी महीना क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे क्योंकि गुजर बसर नहीं होगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब ऐसे में जिन लोगों ने ये मैनेज कर रखा है कि अच्छा सिर्फ रात को सोते हुए एसी चला लेना है, या टाइम मैनेजमेंट ऐसी कर रखी है कि इतने घंटे के लिए एसी चला लें तो इतना बिल आ जाएगा, चले अफोर्डेबल रहेगा, थोड़ा सा नींद भी सुकून से आ जाएगी। अब करना क्या है? किस तरह से आपने इस चीज़ को समझना है? कितने यूनिट इस्तेमाल होंगे तो कितना बिल आएगा? किस तरह आप वाइसली जो है इस महंगाई के दौर में थोड़ी सी ठंडी एसी की हवा ले सकते हैं? ये हमारा आज का टॉपिक है कि बिल भी कम आए और आप अच्छी तरह से जो है वो नींद भी पूरी कर सके। वैसे तो ऑल्दो ये मुश्किल है, लेकिन चलें थोड़ी सी चीज़ें आज आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल मैनेजर रिसर्च एंड एनर्जी कंसल्टेंट मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमारी ये थोड़ी सी मुश्किल आसान करेंगे, चीज़ें हमें समझाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। मुश्किल है कि आप एसी की ठंडी हवा भी लें और कम बिल भी लें। सो वैसे तो मुश्किल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं।
जी बिल्कुल, हम इसको थोड़ा सा शायद नहीं बहुत सा आसान बना सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली अगर हम इसको देखें, मॉनिटर करें कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते बस हैं। आज आपने आम बंदे को यही समझाना है कि हमने इसको प्रॉपर मॉनिटर कैसे करना है। जी, इसमें जो है कि इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। अपना बिल रिड्यूस करने के लिए आप को कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, और चूंकि हमारी ख़वातीन जो हैं वो एक मेजर स्टेक होल्डर हैं, वो घर में होती हैं, और सब लोगों को ये चाहिए कि वो इक्वली इन चीज़ों को करें, मॉनिटर करें और इसमें बेहतरी लेके आएँ। एक तो ये है कि जो ये समझ लेंगे जो एसी का थर्मोस्टेट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बड़े कंफर्टेबली 25, 26 और 27 पे उसको रख के एसी को आप चला सकते हैं। ठीक है। आपको उसको 20, 22 पे बिल्कुल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 26, 27 पे रखें, आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप बिल के अंदर डायरेक्टली 8 से 10% बचत मौजूद है। सही, इसका मतलब ये है कि सबसे पहला आपका की पॉइंट है कि आपने टेम्परेचर मैनेजमेंट पे जाना है जी, तो आपका बिल कंट्रोल रहेगा। एग्जैक्टली। और उसमें यह है कि आप साथ एक छोटा सा पंखा लगा लें। ठीक है। देखिए, आपने जो वेदर जो फोरकास्ट होता है आपने देखा होगा कि एक टेम्परेचर लिखा होता है जो प्रिडिक्टिव होता है, लेकिन उसके साथ फील्स लाइक लिखा होता है। तो वो जो फील्स लाइक चीज़ होती है ना, वो बेसिकली ह्यूमिडिटी और विंड की इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे टेम्परेचर 25 डिग्री है और उसके साथ हवा चल रही है तो वो आपको 20 डिग्री फील होगा। तो आप देखें, पंखा तो बहुत थोड़ी बिजली लेता है ना, एसी तो बहुत ज़्यादा लेता है, तो आप उसके साथ थोड़ा सा पंखा अगर लगा लें हल्का, तो वो आपका एक बहुत सेविंग इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो टेम्परेचर आपने 26 से 27 से नीचे नहीं करना। ठीक है, 26 से 27 से नीचे आपने अगर आप ऊपर लेके जा सकें तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी ये आपके जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना, ये उसके ज़्यादा करीब है। आप उससे जितना ज़्यादा एक्सट्रीम दूर पे जाएंगे वो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने अंदर बाहर आना जाना है रूम से, और वो बाहर गर्मी है अंदर ठंड है, तो आप उसका डेल्टा टी भी आप थोड़ा रखें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसका फिल्टर है, हम अक्सर जो इनडोर फिल्टर है जब तक वो बिल्कुल बंद नहीं हो जाता हम उसको नहीं देखते। हमें उसको हर हफ्ते एक स्केड्यूल रखना चाहिए कि हम उसको क्लॉग होने से पहले उसको क्लीन करें, क्योंकि वहाँ पे 10, 15 अप टू 20% सेविंग इन्वॉल्व है। ठीक है। ठीक है, जो कि बिल में फ़र्क ला सकती है। ठीक है। और फिर जो आउटडोर यूनिट है, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ऐसा है जो आउटडोर यूनिट को पीरियोडिकली क्लीन करता हो। उस वहाँ भी एनर्जी सेविंग इन्वॉल्व है। अगर आप उससे हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उससे क्लीन कर लें, आप सिंपल एक पानी का पाइप लें और उसको जाके साफ़ कर लें जो जालियाँ। क्योंकि देखें, आप एसी को जितना ज़्यादा काम करवाएंगे ना उससे, वो बिजली लेगा। ठीक है। ठीक है, और आपको वो बिल की शक्ल में नजर आएगी। तो आप अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक बिल पे काबू पा सकते हैं। फिर उसमें ये तो अब आपके अपने बस में, इसमें सिर्फ आपकी थोड़ी सी एफर्ट और तवज्जो चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, उसमें फिर एक चौथी चीज़ है कि जो उसमें एक फ्लूइड होता है जो रेफ्रिजरेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ना, अगर उसका प्रेशर कम ज़्यादा हो ना तो उससे भी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और आप रेफ्रिजरेंट के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल एक गेज होती है जो प्रेशर गेज होती है, आप वो खुद भी लगा के और चेक कर सकते हैं कि इस वक्त क्या प्रेशर है इसी। आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी आपसे कोई 1000, 2000 चार्ज कर लेगा इस चीज़ के। तो आप उतने की गेज खुद ले आएँ और आप पीरियोडिकली उसका प्रेशर चेक करें। जैसे ही उसका प्रेशर ड्रॉप होने लगे आप उसे रीफिल करें, क्योंकि एसी ठंडा ज़रूर करता है लेकिन बहुत एक्स्ट्रा बिजली लेता है। सही। तो अब ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। आपको ज़्यादा एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स की तरफ जाना पड़ेगा जो इन्वर्टर टाइप है। अब आपने खुद इन्वर्टर का जिक्र कर दिया, तो बता दें कि इन्वर्टर बिजली कम इस्तेमाल करने में क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहते हैं, सजेस्ट ये किया जाता है कि अच्छा बिल ज़्यादा आ रहा है आप इन्वर्टर पे चले जाएं। वो कहते हैं बिल तो अभी भी नहीं अब हमारा मैनेज हो रहा। जी, उसमें बेसिकली ये है कि उनको अपनी हैबिट्स भी फिर मैनेज करनी पड़ेंगी। इसलिए कि अगर आप इन्वर्टर, एसी का फ़ायदा तब है जब आपने उसकी जो सराउंडिंग्स को अगर कंट्रोल में रखा हुआ है। सराउंडिंग्स से मुराद ये है कि आपने उसकी इंसुलेशन ठीक रखी है, उसकी दरवाजे को आप कम चला खोल बंद रहे हैं सही, आप जो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स हैं वो कैचर्स हैं वो आप ज़रूर एयर कंडीशनर रूम्स के बाहर लगाएं, ताकि अगर खोल के जाएं तो वो खुद ही कम से कम बंद हो जाए। और जो इन्वर्टर एसी है ना, वो है कि अगर आपकी इंसुलेशन अच्छी नहीं है तो वो शायद आम एसी से ज़्यादा पावर ले लेगा, लेकिन इन्वर्टर एसी इनहेरेंटली अप टू 30 to 50% उसमें एनर्जी सेविंग इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं अच्छा। है। जी, और फिर मैं आपके यानी आपके बिल पे उसका वाज़ेह फर्क नजर आएगा। जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसलिए कि जो टेक्नोलॉजी उसमें, मेरा ख्याल है अब इस प्रोग्राम में वो टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करना इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम एक्चुअली। तो वो, लेकिन ये है कि उसमें इट्स अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, और बल्कि आप इन्वर्टर्स
अगर आप BLDC इन्वर्टर्स अफोर्ड कर सकें, जिनके अंदर कंप्रेसर्स BLDC टेक्नोलॉजी के हैं, तो दे आर द मोस्ट एफिशिएंट इन्वर्टर्स, ठीक है। जो आम कंप्रेसर्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन द इंडक्शन टेक्नोलॉजी व्हिच इज नॉट वेरी एफिशिएंट, बट स्टिल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। बट जो BLDC टेक्नोलॉजी है, इट इज फार मोर एफिशिएंट देन अ नॉर्मल टेक्नोलॉजी। और इन्वर्टर में भी आपको टेम्परेचर जो आपने बताया उतना ही रखना जी बिल्कुल, उसमें उतना रखना है, आपने कमरे की इंसुलेशन पे ध्यान रखना है। एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा वो ये है कि आपके कमरे में जो एक्स्ट्रा फर्नीचर है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, वो सब निकाल दें। अच्छा। इसलिए कि आप जब AC ऑन करते हैं तो वो सारी चीज़ों का टेम्परेचर भी तो चेंज होता है, और वो सारी हीट जो है वो AC को डबल वर्क करना पड़ता है। यानी अगर उसमें एक मेज़ भी पड़ी है ना, तो जो पहले लेट्स से अगर 30 डिग्री पे थी, तो AC उसको भी तो 25 पे लेके आएगा ना, लेकिन उस मेज़ को ठंडा करने की क्या ज़रूरत है? कंफर्ट तो आपको चाहिए। तो अगर आप अपने रूम का फर्नीचर कम कर देंगे तो आपका बिल कम हो जाएगा। सही। अच्छा, कुछ लोग अब ये करते हैं कि 2 घंटे AC चला लिया, बंद कर दिया, कि अभी थोड़ी देर बाद दोबारा चला लेंगे। अब इससे बिल में कहते हैं कि ज़्यादा इजाफा होता है। अब मुझे ये बता दें, मुसलसल AC चलते रहना और वो अपने दिल को हम तसल्ली देने के लिए आधा घंटा बंद रखते हैं, दोबारा चला देते हैं, उससे क्या कोई वाकई रिलीफ मिलता है? देखें, आप बिल्कुल, आप जब एक कंसिस्टेंटली आप एक चीज़ को जब मेंटेन रखते हैं ना, क्योंकि इन्वर्टर AC एक पॉइंट पे आके उसका कंप्रेसर बिल्कुल लो स्पीड पे चला जाता है। आप जितनी दफ़ा ये साइकिल एक्सट्रीम्स पे लेके जाएंगे, उतने ही बिल में ज़्यादती होगी। तो आपको ये चाहिए कि आप उसका टेम्परेचर कंसिस्टेंसी की तरफ लेके आएँ, उसमें बिल्कुल फ़ायदा है। एक चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा नाजरीन को, वो है लेवलाइज्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। यानी कि जो आम AC है, अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए का है और 10 साल उसकी लाइफ है, और 1 लाख रुपया अगर एक सीज़न में वो बिजली लेता है, तो उसका अंदर कि टोटल उसकी कॉस्ट पड़ी 11 लाख, ठीक है। 10 साल में बिजली की कॉस्ट 10 लाख और उसकी अपनी 1 लाख कॉस्ट, तो 11 लाख हो गई। अब अगर इन्वर्टर AC या ज़्यादा एफिशिएंट AC, जाहिर बात है महंगा होगा। अगर वो 1.5 लाख का है और वो बिजली लेता है 50,000 या 60,000, तो अगर आप उसकी ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो उससे कम निकलेगी। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेवलाइज्ड कॉस्ट। तो आप इन टर्म्स में सोचें, आप महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो ज़्यादा एफिशिएंट हो। और एक मैं आपकी इजाज़त से ये दिखाना चाहूँगा, अगर ये कैमरा इसको दिखा सके, ये एक बेसिकली स्टैंडर्ड और लेबलाइजेशन स्कीम होती है। हर जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर ये चीज़ आप ACs पे देखेंगे तो ये चीज़ मेंशन्ड होगा, ये कोड जो है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो टॉप के ऊपर ग्रीन है और ये इसका कलर चेंज हो रहा है, तो आपको ये उस पे रेटिंग मिलती है कि ये AC कितना एफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि जो AC के जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप खरीदने जाएं मार्केट में AC खरीदने जाएं, तो आपको ये चाहिए कि आप एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन का जो पैरामीटर होता है, जिसको EER हम बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, तो आप उसको देखें। तो वो जो है ना, ये कम से कम A क्लास की होनी चाहिए। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए इस पे B लिखा हुआ है, उस पे A लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल के, तो ये आप इसको जब AC खरीदने जाएं तो इसको देखें ज़रूर। तो आप अच्छा, अब मुझे ये बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा कूलर चला रहे हैं हम तो उतना ही बिल आ रहा है, AC चलाने से भी उतना ही बिल आ रहा है। सो ये एक माइंडसेट है कि वाकई इसमें डिफरेंस होता है, और क्या उसको हम मैनेज नहीं सही तरह से कर पाते? देखें, जो अगर इन्वर्टर AC है, पहली बात तो ये है कि आप AC का साइज़ देखें कि आपको एक रूम के लिए अगर 1 टन AC चाहिए तो आप वहाँ पे 1.5 टन ना लगाएं। अगर आपको 1.5 टन चाहिए तो आप 2 टन ना लगाएं। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो आप पहले तो ऑप्टिमाइजेशन पे आए, आपको जितना रूम रिक्वायर्ड है AC उतना आप टनेज का लगाएं। जब इन्वर्टर AC आइडलिंग पे आ जाता है ना, जो अच्छे ACs हैं, वो सिर्फ 2 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं लेते, ठीक है, 1-2-3 एम्पेयर से ज़्यादा, तो वो तकरीबन कूलर के करीब आ जाती है बात। क्योंकि कूलर में भी जो मोटर्स हैं वो हमारी लोकल मोटर्स लगी होती हैं, तो वो भी जो है ना, वो कोई 250-300 वाट एक कूलर भी जो डबल फैन का होता है विद पंप, तो वो भी इतना ले जाता है। इसीलिए रिकमेंडेड है कि जो कूलर्स की जो मोटर्स हैं या पंप्स हैं, वो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके तो एनर्जी एफिशिएंट वो चीज़ें आप लगा। जदीद कूलर्स आ गए हैं जिनमें आप देखते हैं कि वो जेल ऐसी स्पेसिफिकली रख दी जाती है, ठंडक का एहसास रहता है, क्या वो भी आपकी एनर्जी एफिशिएंसी में कुछ रोल प्ले करते हैं? देखें, वो तो ये है कि आपने उसको जो ठंड करने के लिए जो क्यूब रखे हैं उसके अंदर, तो वो क्यूब आपने कहीं से ठंडे किए हैं, तो वो बिजली आपने उधर लगा ली है, तो इसीलिए वो उसका कोई वो यानी सच कोई फायदा मतलब उस तरह से। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि हम इन UET के अंदर
हमने पहली पब्लिक सेक्टर लैब जो एसी टेस्टिंग लैब है वो हमने लगाई है और अभी बड़ी जल्दी वो फंक्शनल भी हो जाएगी। और जो एसीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो क्लेम करते हैं कि उनके एसी इतने एफिशिएंट हैं, अभी तक पब्लिक सेक्टर में ऐसी कोई लैब नहीं थी। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लैब इन पब्लिक सेक्टर। तो अब उनके एसीज को हम टेस्ट कर सकेंगे मार्केट में। सही। और अच्छा जी, ये हमारे साथ हो गया जी, हमने एसी वाला सिलसिला डिस्कस कर लिया। घर में एसी के अलावा फ्रिज ऑलमोस्ट आपका हर टाइम चल रहा होता है जी। आपकी मशीन जो है कपड़े धोने वाली वो भी हर टाइम चल रही थी। अगर हम अब इन चीज़ों को भी मैनेज करना चाहें सो टाइमिंग क्या मैटर करती है कि आप कितने घंटे यूज़ कर रहे हैं, यूनिट अगर आपने देखने हैं कौन सी चीज़ कितने ले रही है, तो ये आसान है मैनेज करना घर में? देखें, ये अगर आपको अवेयरनेस हो जाए ना, अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना तो समझ लें 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। एक टाइम था कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते थे और आप ब्लाइंडली फॉलो कर लेते थे जो डॉक्टर्स बोलते थे, बट आजकल आपको आधा डॉक्टर खुद बनना पड़ता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी एबल टू सी कि वो डॉक्टर्स ठीक ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये जो अब सारी चीज़ें हैं, आपको आधा इंजीनियर या आधा टेक्नीशियन तो बनना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। आप सिंपल ये काम करें कि अपने बिजली का जो मीटर है उसको आप रोज़ाना देखें। आप देखें कि आप एक दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर पे तो यूनिट नज़र आ रहे होते हैं ना, तो आप अपना नोट करके तो आप उसका डिफरेंस कैलकुलेट करें। और आप जब इन चीज़ों को, जैसे वॉशिंग मशीन की आपने बात की, उसमें एनर्जी एफिशिएंट वॉशिंग मशीन्स आ चुकी हैं, इन्वर्टर बेस्ड। शायद टाइम थोड़ा है लेकिन मैं जल्दी बता देता हूँ कि एक वॉशिंग में एक साइकिल होता है, उसको बोलते हैं सिनर साइकिल। ठीक है, सिनर साइकिल इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल, डिटर्जेंट एंड टाइम। ये 4 चीज़ें होती हैं सिनर साइकिल में। ठीक है। आप इसमें से कोई एक चीज़ ज़्यादा कर दें तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने कपड़े सोक कर लें ओवरनाइट तो आपको बहुत थोड़ी मैकेनिकल पावर चाहिए। ठीक है। ठीक है। और बहुत थोड़ा डिटर्जेंट चाहिए और थर्मल तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप जितना थर्मल ज़्यादा करेंगे वो भी एनर्जी, जाहिर बात है, वो उस पर बेस्ड है। तो ये सिनर साइकिल को फॉलो करें, नेट पे देखें व्हाट इज सिनर साइकिल। तो एक तो मशीन वॉशिंग की ये बात, बाकी जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें भी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स आ चुके हैं। और जो इन्वर्टर बेस्ड चीज़ें हैं वो इनहेरेंटली सोलर सिस्टम से कनेक्ट होने में दे आर फ्रेंडली। अच्छा, वेरी फ्रेंडली। ये तो ठीक अच्छी चीज़ है। मे बी शायद आपका कोई अगर और प्रोग्राम हो तो उसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में इंशाल्लाह, समझाएंगे। वो तो बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है, जितनी बिजली महंगी होती चली जी। जा रही है। अच्छा, एक ये भी बात हमने सुन रखी है कि अगर आपने पानी की मोटर चलाई है, साथ ही आपने इस्त्री भी चला दिया है, साथ ही आपने एसी भी चला लिया, तो बस आपका तो घर का बिजली का सिस्टम बैठ सकता है। वो लाइट कम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, बिजली एकदम से बहुत ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। तो बारी बारी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है इनमें? देखें, आप एक साथ अगर चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो उससे आप एक साथ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं MDI, इट्स अ मैक्सिमम डिमांड इंडेक्स, जो यूजेज इंडेक्स होता है, विच इज़ एप्लीकेबल ऑन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूनिट्स। ठीक है, अगर वो ये सब चीज़ें एक साथ इस्तेमाल कर लेना तो उनकी MDI लॉक हो जाती है, तो उसकी उन्हें अलग पेनल्टी आती है। अभी तक हमारे जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं उनको MDI नहीं चार्ज होती, तो आप इकट्ठी चीज़ें चला भी लें उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं है फिलहाल पड़ता। लेकिन शाम आपका यूनिट बहुत ज़्यादा क्या ऊपर चले जाते हैं? नहीं, इसलिए कि देखिए यूनिट ने तो जितना आप कंज्यूम करेंगे यूनिट ने तो उतना ही खर्च होना है ना। तो वो ये नहीं है कि आपको वो मोटर चल रही है कि अगर आप उसको ऐसे करें तो वो तेज़ चलनी शुरू, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ें शाम के वक्त ना करें, जब आपके पीक आवर्स चल रहे हैं आप ये चीज़ें उस वक्त ना करें, क्योंकि उस वक्त आप वही चीज़ 1.5 गुना कीमत पर आप वो करें। क्योंकि अगर आम बिल इस वक्त 40-45 का है तो शाम का 50-55 से ऊपर ही है। जो बात मैं कर रहा हूँ 5 से, वो भी टाइम फिक्स नहीं होता, वो मौसम के साथ चेंज होता है, बट इट्स 4 आवर्स, लाइक फ्रॉम 5, 6 to 10 तक जो है ना, आप इस टाइम तक ये चीज़ें जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, पानी की मोटर, आपका जो मशीन है वॉशिंग है, आपकी आयरनिंग है, जो इस्त्री है, वो ये चीज़ें तो आप बिल्कुल ना यूज़ करें। सही, ये हम चीज़ें खुद चीज़ें मैनेज करनी है, टाइम मैनेज करने। अगर आप चाहते हैं कि बिल कम आए तो ये सुनहरी असूल गाइडलाइन है। आप बल्कि अपने AC भी बंद कर दें उसका। हाँ, ठीक है ना। और ये जो हमने स्विच प्लग इन रखे होते हैं इनको भी क्या निकाल देना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्टैंड बाय पे चीज़ें होती हैं बेस्ड ऑन देयर ओन वॉटेज, वो उस हिसाब से स्टैंड बाय पे करंट कंज्यूम कर रही होती हैं। जो ACs हैं वो सबसे ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहे होते हैं स्टैंड बाय के ऊपर। तो आपके जो घर के कुछ ऐसे AC हैं, जैसे ड्राइंग रूम का AC है, या जैसे ऐसे बेडरूम्स के AC हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप नहीं चलाते, उनको आप कम्प्लीटली टर्न ऑफ करें। सही। एक छोटा सा मैसेज चाहिए देखने वालों को, क्या कहना चाहेंगे?
मैसेज ये है कि हमें जो है बहैसियत एक ज़िम्मेदार कौम इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम खुद अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करें और इन चीज़ों में आएँ ताकि हम इसको बचत को करें और गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करें, क्योंकि जो हुकूमत है वो भी एक उसके भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो भी और जितनी महंगाई होगी अब हर कोई इस चीज़ की सेंस तो रखता ही है कि उसने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गाइडलाइन है जो कि हमने आपके साथ शेयर इसलिए की है कि अगर आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन AC का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं कि आपका बिल भी कम आए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे और अपनी फील्ड के माहिर लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका शौक़ कुछ और है, आपकी फील्ड कुछ और है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से दोनों काम लेके चल रहे होते हैं। आज के हमारे मेहमान सैयद गुलजैन शाह हैं जो कि बाय प्रोफेशन तो डॉल्फिन एहलकार हैं और अपनी जिम्मेदारी बड़ी खुशउस्लूबी से सरअंजाम देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि वो शौक भी रखते हैं तो कैलीग्राफर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। IG पंजाब की जानिब से रिसेंटली उनकी खिदमात को सराहा गया। एक मुकाबला हुआ पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में जिसमें उनके टैलेंट को खूब सराहा गया और उनको स्पेशल सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सो सैयद गुलजैन शाह को अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दो अलहदा से फील्ड हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं डॉल्फिन एहलकार बड़े अग्रेसिव से नजर आते हैं अपनी ड्यूटी देते हुए, दूसरी तरफ अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट लोग बड़े सेंसिटिव कहते होते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है? देखिए मैम, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। बाय प्रोफेशनल आपने खुद कहा कि डॉल्फिन काफ़ी मतलब हमारी ड्यूटी सख्त होती है और उसके अपोजिट आर्टिस्ट जो होते हैं काफ़ी सेंसिबल होते हैं, हसास होते हैं। एक रूम में बैठ के हमको पोलाइट एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो बस दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। दोनों चीज़ों को, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आर्ट की फील्ड और फिर दूसरी आपकी फील्ड, आप ज्वाइन कैसे किया आपने? पहले डॉल्फिन में कैसे आई ये बताइएगा। हाँ, मैं ऐसे बताता हूँ। मैं मेरे जो वालिद साहब हैं उनको काफ़ी शौक था यूनिफॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि जो अपना बूढ़े लोग होते हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी वो होता है। तो बाय प्रोफेशनल मतलब मैं इसमें कह लें कि अपने वालिद साहब की तरफ से आया। ठीक है, ठीक है। सो अब बाजें जी आर्ट की तरफ, कब से आपका आर्ट का शौक था, कब से स्टार्ट किया? आपका काम भी हम देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है। सो बचपन ही से क्या शौक था, सीखा भी कहीं से? देखिए मैम, सलाहियत ना अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई रखी होती है, बिलाशुबा। उसमें बस थोड़ी सी उसको उभारने की, तराशने की, तलाश करने की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ने मुझ में ये सलाहियत रखी थी पेंटिंग की। बचपन से ही मैं अपने जो कोलीग्स थे, मेरे जो क्लास फेल होते थे, उनको मैं छोटे छोटे कार्टून बना के दिया करता था। मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, उनकी हेल्प हो जाती थी। तो इस तरह करते करते मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली इस चीज़ में भी आ गया। तो 8th क्लास में भी कुछ कंपटीशन हुआ, वो उसमें मैं फ़र्स्ट आया। फिर मैट्रिक लेवल पे हुआ, फिर इंटर लेवल पे अंदरून में स्कूल नक्श ऑफ आर्ट्स है, वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये IG साहब ने और हमारे जो SP डॉल्फिन साहब हैं, इनकी मैं काविश को सराहता हूँ। इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया। पुलिस लाइन में उन्होंने छोटा सा कंपटीशन करवाया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। सही सही। सो मुझे ये बताइएगा किस किस्म की आपकी पेंटिंग्स होती हैं, थीम कैसे डिसाइड करते हैं? अभी हम देख रहे हैं आपने पुरानी इमारतों पे बड़ा काम किया हुआ है। बिल्कुल मैम, मैं जो अपना जो ओल्ड लाहौर है मैं उसको काफ़ी लाइक करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जाके जो हमारी बादशाही मस्जिद है और शाही किला है या अंदरून लाहौर की जो गलियां मैं उनको जाके लाइव पेंट भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरा कहने के शौक है कि मैं ड्यूटी के साथ कैसे मैनेज करते हैं? कितने घंटे की ड्यूटी? 8 घंटे की? बिल्कुल, हमारी 8 घंटे की और ड्यूटी उसके बाद अपने शौक की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं रात को जब ड्यूटी से फ्री हो जाता तो मैं रात को आके कह लें कि आधा घंटा या 15-20 मिनट मैं थोड़ा बहुत अपने इसको ना शौक को टाइम देता हूँ। सही। ताकि मेरा मतलब एक पेंटिंग कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? मैम, इट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक जो है। एक्रेलिक मीडियम होता है वो अपना फास्ट मीडियम है, वो खुश्क जल्दी हो जाता है, ड्राई जल्दी हो जाता है। जो ऑयल मीडियम है वो उसमें टाइम लगता है। तो जो एक्रेलिक है वो एक से 2 दिन ले लेती है पेंटिंग। जो ऑयल है वो उसमें कह लें कि वीक भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं, मतलब इस तरह टाइम लगता है। ठीक है। अब ये बता दीजिएगा, कैलीग्राफी भी आप करते हैं,
तो ये हाथों में जो महारत है, राइटिंग बड़ी खूबसूरत पहले करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपकी जो स्पेसिफिक पेन्स, कलर्स यूज़ होते हैं, ब्रशेज़, उनकी कटिंग वगैरह, ये सब आप खुद करते हैं? हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मेरे जो असाज़ा कराम हैं वो काफ़ी मेरी हेल्प आउट करते हैं। उनमें सरफ़हरिस्त हैं आरिफ अंजुम साहब, उमैर सलीम साहब। ये ऐसे अपने हमारे मुल्क के असासा हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आए। तो मैं मतलब आपके इस चैनल के तवज्जो से उनको मैं मैसेज पास करना चाहूँगा कि उनको भी चाहिए कि वो सामने आएँ, अपना जो वर्क है वो हमारे जो मुल्क के जो अवाम है उनको दिखाएं। बिलाशुबा जी, ये तो लोग हमारे मुल्क के लिए बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं, आर्टिस्ट जो इतना ज़बरदस्त फ़न का अपने मुजाहरा करते हैं। आप इस चीज़ को आगे क्यों नहीं लेके चल रहे? अब तो प्रोफेशन के तौर पे लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं, इतने इतने पैसे कमा रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं, इतने इतने बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम होते हैं, इतने इतने बड़े शोकेस लोग करते हैं अपनी पेंटिंग्स को, सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं। तो इसको आप क्यों नहीं आगे बढ़ाना? जी बिल्कुल, ये मैंने रिक्वेस्ट की थी हमारे आईजी साहब को भी, हमारे एसपी जो डॉल्फिन है जुहेब साहब, उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारी एग्जीबिशन करवाई जाए ताकि हम उसमें अपनी जो डॉल्फिन फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करें फ्रेंड्स में, कोलीग्स में कोई और भी ऐसा शौक रखता है? बिल्कुल, जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे जो टीचर हैं वो मेरे एज अ मतलब फ्रेंड भी हैं। अच्छा। तो हमारी बड़ी अच्छी जो कह लें कि अंडरस्टैंडिंग भी है, एज अ टीचर भी डील करते हैं और फ्रेंड भी हैं। मतलब इस तरह गेट टुगेदर हम करते रहते हैं, तो वो मतलब हमारा आपस में माइंड इस लिहाज से मिलता है। सही। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, फ्यूचर प्लान्स अब क्या हैं? आप इसी तरह से पेंटिंग्स भी करते रहेंगे, अपनी साथ ड्यूटी भी निभाते रहेंगे? बिल्कुल, आपको पता है कि वालिदैन का जो शौक है उसको भी साथ लेके चलना, और अपना जो खुद का शौक है, तो इसका फ्यूचर प्लान ये है मेरा कि आईजी साहब को रिक्वेस्ट की भी है और इंशाल्लाह मज़ीद इस चीज़ पे वर्क करेंगे कि हमारी एक आर्ट एग्जीबिशन करवाई जाए जिसमें हम हमारी जो ये जितनी भी फोर्सेस हैं हम इनको पेंट करें, पेंट करके एक एग्जीबिशन करवाएं। उसमें हम जो आम आवाम है उसकी रसाई को मुमकिन बना सके ताकि पुलिस और जो आवाम के बीच में थोड़ा बहुत गैप है वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक ठीक। मैसेज क्या देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो कहते हैं कि जी एक काम एक टाइम में हो सकता है या हमारे पास करने को कुछ नहीं है? नहीं, क्या कहना चाहिए? ऐसे नहीं है, मेहनत जो है ना वो करनी चाहिए। तो आप अपने प्रोफेशन के साथ ही जो आपका शौक है इसको आप लेके आगे चल सकते हैं। बाद ड्यूटी के बाद भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई हर्ज नहीं कि आप थोड़ा बहुत अपने शौक को टाइम दे दें। शौक का तो वैसे कोई मोल नहीं है, और जब आप किसी चीज़ की लगन रखते हैं तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए आप खुद ब खुद टाइम निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज की हेल्दी टिप के लिए हम चल रहे हैं जुहेब की तरफ। ओवर टू यू गाइस, दिस इज बुखारी। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ है जवाद, इज आल्सो अ फिटनेस ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अब्डोमिनल वर्कआउट। कौन से ऐसे 5 ऐसे एक्सरसाइज घर पे की जाएँ और साथ डाइट कंट्रोल की जाए कि रिजल्ट्स आ जाए, पेट अंदर चला जाए। तो वो हम कुछ 5 ऐसे एक्सरसाइज बताएंगे, उसको हमने फॉलो करना है। सिंपल, सबसे पहले जंपिंग जैक्स। कहना सिंपल है, करना मुश्किल है, तो लेकिन ये है कि पहले 3-4 दिन आपको मुश्किल लगेगा, उसके बाद सब आसान है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ शुरू के 3-4 दिन मुश्किल है बिकॉज उसके दौरान में आपको क्रैम्प्स पड़े। जब क्रैम्प्स खत्म हो जाएंगे तो आप यू विल डू वंडर्स इंशाल्लाह। शाबाश। 5 4 3 2 and 1। ओके, साइड जंप्स 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, बैक किक 1 2 3 गो। बैक किक्स 5 4 3 2 and 1। Jumping jacks 1 2 3 go। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Okay, on your back। Okay, start with the simple crunch। ठीक है, चीन अपर रहेगी, ऊपर जाओगे। शाबाश। 10 9 8 7। हमारी पहली एक्सरसाइज है सिंपल क्रंच। कोशिश करेंगे आपको बेसिक एक्सरसाइज और सिंपल एक्सरसाइज बताएं जो आपको याद रहे और एक सीक्वेंस में बताएं ताकि वो सीक्वेंस आपको याद रहे। 5 4 3 2 and 1। डन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी हम एक्सरसाइज करें इसके आपने 3 सेट करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज टेबल टॉप। पहले था सिंपल क्रंच, इसी पोजीशन में आपने जस्ट लेग को लिफ्ट करना है। दिस इज टेबल टॉप। 10 रैप्स करेंगे। 10 9 8 7। शाबाश बॉय। 6 5 4 3 2 and 1। शाबाश, वेरी गुड। ओके, इसी सीक्वेंस को आगे लेके चलेंगे तो हम करेंगे टो टच।
पहले नी बेंड थी, फिर फ्लैट हुआ, अब फीट्स अप हो गए। 10, 9, 8, 7, ट्राई टू, शाबाश, 5, ट्राई टू टच योर फीट्स, शाबाश बॉय, 5, 4, 3, 2 and 1, शाबाश, वेरी गुड। ओके, सिंपल क्रंच, टेबल टॉप एंड देन टो टच। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेग रेस। लेग रेस करेंगे, हैंड उसके नीचे रखेंगे, सपोर्ट करेंगे लोअर बैक को, क्योंकि समटाइम लेग रेस करते हुए आपके बैक में पेन निकल आता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने अपने बैक को कुशन देना है, हाथ यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। 10 reps, 10, 9, शाबाश, 8, 7, शाओ बॉय, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, शाबाश। ओके, एक्सेलेंट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, अब लेग रेस पे, अब लेग रेस कंबाइन किए, अब लेग रेस को ही हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब इसमें ऑल्टरनेट ऐड कर लेंगे। बिल्कुल हम एक सीक्वेंस के तहत चलेंगे, अब इसको याद करेंगे तो आप एक बार करोगे आपको याद हो जाएगा सारा सीक्वेंस। 10, 9, 8, 7, 6। वैसे एक्सरसाइज में कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ कि यार एक मूवमेंट बनी होगी कि आप इस तरह आपको पता होगा नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, आप करते रहें, आपने नहीं रह सकना। 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, सिंपल लेग रेस किए, फिर ऑल्टरनेट लेग रेस किए, अब लेग रेस में ही नेक्स्ट वेरिएशन देंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है, होल्ड इट, हैंड्स उसके नीचे। जब भी लेग रेस करेंगे बेसिक चीज़ सपोर्ट करना लोअर बैक को। ओके, लेफ्ट नीचे, होल्ड इट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेक चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगेन इसी में वेरिएशन, अगेन होल्ड करेंगे लेकिन वाइड ओपन लेग करके। ओके, क्लोज टू द फ्लोर। ओके, फाइन, होल्ड फॉर 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Okay, the last one is wide open legs। सेम सीक्वेंस में वाइड ओपन लेग्स पहले होल्ड करते हैं, अब इसमें हम ऑल्टरनेट लेग रेस करोगे। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, ये था हमारा आज का वर्कआउट प्लान अब्डोमिनल के लिए। इसके साथ अगर आप डाइट करो साथ अब्डोमिनल करते हैं। थैंक यू सुहेब, बहुत शुक्रिया। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।